आप सभी किसान भाइयों का नेचर फार्मिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन के बारे में। एक ही फसल को लगातार उगाने से किसान भाइयों को फसल की उपज कम मिलती है और एक ही फसल को खेत में लगातार उगाने से मिट्टी में बीज जनित और मृदा जनित रोग बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, जिसके कारण भूमि में विषैले गुण आते हैं। भूमि के अंदर विषैले गुण उत्पन्न होने की वजह से भूमि में मित्र कीट और जीवाणु, जो मित्र जीवाणु होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है। ऐसा भी देखा जाता है कि उपज धीरे धीरे कम होती चली जाती है। किसी भी खेत में फसल चक्र अपनाने से भूमि और फसल से कई तरह के फायदे देखने को मिलते हैं। फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। फसल चक्र को अपनाने से भूमि में अम्लीय और क्षारीय गुण, पोषक तत्व और जैविक पदार्थों की मात्रा संतुलित रहती है। फसल चक्र को अपनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीज जनित रोग नहीं लगते। मृदा जनित रोग भी बहुत कम हो जाते हैं और नहीं लगते हैं। भूमि में फसल चक्र अपनाने से रासायनिक उर्वरक कम मात्रा में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फसलों में भी रोग काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से रसायनों का इस्तेमाल कम करना पड़ता है, तो रसायनों का खर्च भी बचता है। फसल चक्र के दौरान फली वाली फसलें लगाने से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। दलहनी फसलें लगाने से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। फसल चक्र अपनाने से खेत में खरपतवार में कमी आती है, क्योंकि फसल चक्र अपनाने से बार बार गुड़ाई करने वाली फसलें भी उसमें लगानी पड़ती हैं। फसल चक्र में सामान्य रूप से फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है। इन्हें बोने के दौरान फसल चक्र निर्धारित करने से के मूल सिद्धांत होते हैं। कुछ इस तरह से हैं। अधिक पोषक तत्व ग्रहण करने वाली फसलों की खेती के बाद खेत को एक बार खाली छोड़ देना चाहिए। किसी भी विशेष रोग के लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाना चाहिए। जिन फसलों की जड़ें अधिक गहराई में जाती हैं, उन फसलों के बाद जिन फसलों की जड़ें कम गहराई में जाती हैं, उन्हें उगाना चाहिए। अनाज फसलों को उगाने के बाद 2 से 3 साल में एक बार दलहनी फसल को जरूर उगाना चाहिए। अधिक गुड़ाई वाली फसलों के बाद कम गुड़ाई की जरूरत वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक सिंचाई वाली धान जैसी फसलों के बाद कम सिंचाई की जरूरत वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक उर्वरक वाली फसलों के बाद में ऐसी फसलों को उगाना चाहिए जिन्हें उर्वरक की आवश्यकता बहुत कम होती है। फसल चक्र आप कुछ इस तरह से भी अपना सकते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि आप परती छोड़ते हैं, जैसे बहुत सारे लोग साल में एक ही फसल लेते हैं, तो वो जो फसल चक्र अपना सकते हैं उसमें ये कर सकते हैं कि वो खरीफ में परती और रबी में गेहूँ ले लेते हैं। फिर उसके बाद खरीफ में परती, नेक्स्ट ईयर में खरीफ में परती और रबी में सरसों ले लेते हैं। और फिर उसके बाद खरीफ में परती और रबी में आलू ले लेते हैं। तो उसके बाद धान ले लेते हैं, तो रबी में परती छोड़ देते हैं। जो हरी खाद आधारित खेती करते हैं उनके लिए कुछ इस तरह से फसल चक्र बनता है, जिसमें पहले वो हरी खाद लेते हैं खरीफ में, उसके बाद में रबी में गेहूँ ले लेते हैं, फिर हरी खाद ले लेते हैं, गेहूँ की जगह पे यहाँ पे केला ले लेते हैं और हरी खाद लेते हैं, और उसके बाद थर्ड ईयर में आलू लगा लेते हैं। उसके बाद में फोर्थ ईयर में हरी खाद ले लेते हैं और उसके बाद धान लगा लेते हैं, या हरी खाद के बाद गन्ना लगा लेते हैं। तो इस तरह से 3 साल का फसल चक्र अपनाना पड़ता है। ऐसे ही दलहनी फसलों भी के साथ भी हम लोग ये कर सकते हैं कि फसल चक्र अपना सकते हैं। उसमें मूंग, गेहूँ, मूंगफली, अरहर, धान, चना, बाजरा, चना, मूंग, गेहूँ, तो जो जो फसलें आपके यहाँ पे आपके क्षेत्र के हिसाब से जो भी अच्छी उपज देती हैं, अच्छा पैसा भी बन जाता है, तो ऐसी फसलों का चुनाव करें। और ये ट्रेडिशनली तो होती ही थी, तो जो चीज़ें बीत गई हैं उनको वापस लाने का भी एक अच्छा मौका है। तो अनाज आधारित भी कर सकते हैं फसल चक्र में, जैसे मक्का गेहूँ, धान गेहूँ, गन्ना गेहूँ, चना गेहूँ, या धान गन्ना पेड़ी, मक्का जौ, ज्वार गेहूँ। तो बदल बदल के फसलें लेते रहने से आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इसमें सब्जी आधारित भी फसलें हो सकती हैं, तो जैसे टिंडा, आलू, मूली, शलजम, भिंडी, गाजर, तो बहुत सारी सब्जियां हैं, इनमें से भी आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये नकदी फसलें हैं। नकदी फसल करने से आपको एक लाभ ये भी मिल जाता है कि वो आपको छोटे छोटे रोटेशन में आपको एक छोटा छोटा अमाउंट देती रहती हैं, जिससे आपका जो फैमिली का खर्चा होता है वो थोड़ा निकलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपने टमाटर लगाया है, तो 2 कुंटल, 1 कुंटल, 4 कुंटल, जैसा भी आपका 1-2 बीघा में लगाया हुआ है टमाटर, तो वो जब निकलना शुरू होता है तो हर दूसरे तीसरे दिन निकलता रहता है। तो उससे आपको एक
इनकम का सोर्स बन जाता है। और बाकी की जो नकदी फसलें हैं, जैसे आपने गेहूँ लगाया, धान लगाया, इनका जो सिस्टम होता है ये तो जब आपने तैयार कर ली उसके बाद फिर एकदम से आपको बेचना पड़ेगा, मतलब 6 महीने का एक गैप रहता है। और इनमें सब्जियों में क्या है कि आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद में आपको ये धीरे धीरे पैसा देती रहती हैं। चाहे पालक हो, 40 से 60 दिन में आपको पालक तैयार हो जाती है, धनिया तैयार हो जाती है। कभी कभार दूसरी फसलों के साथ में सह फसली भी आप लोग उगा सकते हैं। सह फसली उगाने का आपको एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे आपने आलू लिया, अगर आलू के साथ में आपने धनिया डाला है, एक सपोज़ करने की बात है, या गोभी के साथ में धनिया डाला है, तो उसके बेनिफिट्स ये होंगे कि धनिया की वजह से, धनिया के एसेंस की वजह से गोभी में कीड़े नहीं लगेंगे। दूसरा, पॉलिनेशन बहुत अच्छा होगा। तीसरा ये है कि जब आप खरपतवार निकालने के लिए लेबर लगाते हैं तो उस टाइम पे आप धनिया भी निकलवा लीजिए और वो धनिया आप मार्केट में बेच सकते हैं। जब वो मार्केट में बेचेंगे तो आपकी जो खरपतवार निकालने की कॉस्टिंग है, जो लेबर है, वो आपकी फ्री हो जाएगी। बाकी जैसा भी आपके यहाँ पे आपके लोकेशन के हिसाब से जो सही है आप वही करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।